नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आर्म्स एक्ट का मामला दबाने थाना प्रभारी ने मांगी रिश्वत, 13,000 रुपए की राशि के साथ लोकायुक्त ने रंगे हाथों किया ट्रैप। हमीदिया हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद अलर्ट मोड पे प्रशासन। कमिश्नर कलेक्टर ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में ली बैठक। और रीवा में नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों के चंगुल से भागी किशोरी को स्थानीय महिला ने पहनाए कपड़े और पुलिस को दी सूचना। खबरें अब विस्तार से। हमीदिया हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। कमिश्नर कलेक्टर ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में ली बैठक। हमीदिया हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। आज रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में संभाग आयुक्त अनिल सुचारी एवं कलेक्टर डॉक्टर एलिया रजट्टी के द्वारा बैठक ली गई है। बैठक में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर शशिधर गर्ग सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक एवं टेक्नीशियन से फायर सिस्टम के संबंध में चर्चा की गई। अस्पताल के फायर विभाग का कहना है कि हमीदिया में हुए कांड के बाद एक बार फिर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि संजय गांधी अस्पताल में सिलेंडर गैस से आग बुझाने के प्रबंध है। आज ली गई बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि सभी फायर सिस्टम को अपडेट रखा जाए, जिससे हमीदिया हॉस्पिटल जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रस्तुत है संजय गांधी अस्पताल अग्निशमन यंत्र प्रभारी विनोद तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर हूँ। मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी संजय गांधी और इस सारे परिसर को मैं देखता हूँ। इसमें जैसे हमीदिया में जो अभी आग हुई है उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वेंटिलेटर की बैटरी फटी थी और जिसके उस पर आग लग गई थी और चारों तरफ धुआं फैल गया था। यहाँ पे क्या है कि हमारे पूरे संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी, जीएमएच, ओपीडी, मेडिकल कॉलेज, इन जगहों पे हॉस्टल्स, इन जगहों पे सब जगह मिला करके 362 फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, ABC टाइप के लगे हुए हैं, जिसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। भगवान की दया से अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। छोटे मोटे जो घटनाएं हुई हम इनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। पिछले 2 सालों से हम इनको 10-10 दिन के बैच में ट्रेनिंग देते हैं। पूरा क्या बोलते हैं, सेफ्टी वाले जो जितने भी कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं और जो क्लर्कियल स्टाफ हैं, सफाई वाले हैं, इन सबको हम 2-3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं 10-10 दिन के बैच में करके। अभी कल से फिर हमारा 7 डेज का इनको ट्रेनिंग देने का चल रहा है। और जहाँ भी इसमें पूरे मेडिकल परिसर में पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं। आज ये डिसाइड हुआ है, क्योंकि अभी पूरे परिसर में सिर्फ ABC टाइप का लगा हुआ है, जिसको पाउडर वाला बोलते हैं। अब ये हुआ है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आग लग जाए, जैसे वेंटिलेटर में लगी थी, उसको बुझाने के लिए ताकि वेंटिलेटर का नुकसान भी ना हो, CO2 वाला आता है। तो CO2 50 CO2 और 50 फोम वाला, किसी आयल में आग लग जाती है तो उसके लिए फोम का आता है। तो इन चीज़ों की स्वीकृति मिली है जो आने वाले 10 दिन में लग जाएंगे। साल से लगे हुए हैं, कभी ड्रिल हुई है क्या, कभी उसको? हाँ, जब भी कभी, हाँ बिल्कुल, हमेशा मतलब जैसे अभी हम मेरे मोबाइल में भी है, पिछले मुझे 2 महीने पहले हमने इसको 10-10 दिन के 2 बैच उसमें शिफ्ट में इन सबको ट्रेनिंग दिया है। सुपर स्पेशलिटी को भी, संजय गांधी को भी, GMH को भी, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बात कर रहे हैं जैसे गैस सिलेंडर टंगा हुआ है, इनको कभी आपने खोल के देखा या फायर सिस्टम ये खोल के देखने, हाँ चल रहे कि नहीं? हाँ, इसमें क्या होता है कि अपना बार बना हुआ है, इंडिकेटर बना हुआ है, जो जब ग्रीन में रहता है इसका मतलब कि वो सही है, और जब ग्रीन से रेड में जाता है तो उसकी टाइमली रिफिलिंग होती है और इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। जैसे अभी आप हॉस्पिटल में देखेंगे 2011 में कुछ ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने प्लान किया है कि भाई उनको रिफिल तो कराना ही है, पर उनमें भी है तो क्यों ना उसको हम ट्रेनिंग में उपयोग करें। तो इसलिए हम लोग उसको 10 दिन का शेड्यूल बनाए हैं और पूरे परिसर में एक बार सबको रिसाइकिल करेंगे ताकि सारे लोग एक बार उसको रिव्यू कर सकें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कभी आग लगेगी या ऐसी कोई घटना घटती है दुर्भाग्य से, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर काम करेंगे। हमने अभी पूरी टीम लगाई हुई है। पूरे GMH में, OPD में हमने 4 दिन का शेड्यूल बनाया है। जितने भी MCB DB हैं, स्विच सॉकेट हैं, उन सबको रिपेयर किया जाएगा और इसके बाद हम संजय गांधी को करेंगे, एक बार पूरा अप टू डेट करेंगे। कोविड में हमने काम किया था, कोविड फुल लोड पे चला संजय गांधी GMH, और भगवान की दया से बढ़िया चला, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। सर, गांधी मेमोरियल में क्या स्थिति है?
लगे हुए हैं, हर वार्डों में लगे हुए हैं और कॉरिडोर पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको। रीवा में नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों के चंगुल से भागी किशोरी को स्थानीय महिला ने पहनाए कपड़े और पुलिस को दी सूचना। रीवा जिले मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपने घर से गुमशुदा किशोरी की तलाश जब खत्म हुई तब तक उसकी अस्मत तार तार हो चुकी थी। किशोरी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग किशोरी अमैया स्थित एक घर में घुस गई, जहां मौजूद महिला के द्वारा पीड़िता को कपड़े पहनाए गए और 100 डायल को सूचना दी गई। महिला की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और किशोरी को दस्तयाब कर उससे जानकारी ली गई। किशोरी ने बताया कि वो 6 नवंबर को अपने मित्र से मिलने गई थी, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है, उसमें बताया गया है कि किशोरी अपने मित्र के साथ अमैया थाना स्थित एक मकान में थी, जहां 7-8 नवंबर की रात अमैया थाने का वांटेड टिंकू नामक बदमाश वहां पहुंच गया, जहां किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग किशोरी के बयान के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना महिला डेस्क प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये दिनांक 7 तारीख को रात्रि लगभग 2:30-3 बजे 7-8 की दरमियानी रात एक 100 डाल पे पॉइंट आया था कि बड़ी दरगाह के पीछे मैदान में एक लड़की मिली है, नाबालिग बच्ची मिली है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा एक नाबालिग बच्ची थी जिसकी गुमशुदगी हमारे यहाँ थाना कोतवाली में दर्ज है। उस बच्ची से जब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया है कि दिनांक 5 तारीख को सुबह 7 बजे अपने घर से निकली थी अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, और उसी के साथ वो 2-3 दिन तक रही है। और उसी दौरान उस दोस्त ने और एक कोई स्थानीय बदमाश का नाम सामने आ रहा है, इन लोगों ने मिलकर के उसके साथ कुछ गलत किया है और अभी जांच चल रही है। इसमें कुछ संदिग्ध को पकड़ा गया था जिनसे पूछताछ की गई, लेकिन वो नहीं है। और जो मतलब वास्तव में जो है आरोपी, उसका दोस्त जो था जिससे मिलने गई थी, और एक और जो स्थानीय एक बदमाश का नाम आ रहा है, इनकी तलाश अभी जारी है। आर्म्स एक्ट का मामला दबाने थाना प्रभारी ने मांगी 13,000 रुपए की रिश्वत। लोकायुक्त ने रंगे हाथों किया ट्रैप। एसपी ने थमाया निलंबन का आदेश। रीवा में आज लोकायुक्त पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह बघेल को 10,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले पर 3,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते हुए थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह को भी ट्रैप किया गया है, जिसके बाद एसपी नवनीत भसीन ने दोनों को निलंबन का नोटिस थमा दिया। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दबाने को लेकर थाना प्रभारी सहित एएसआई ने कुल 13,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसे लेते हुए आज लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को ट्रैप कर लिया। भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के काले कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं, फिर चाहे किसी शासकीय कार्य में घोटालेबाजी की बात हो या रिश्वतखोरी की। रिश्वत से जुड़ा एक ताजा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां सुबह आज लोकायुक्त पुलिस के द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते थाने में तैनात निरीक्षक थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वही मामले पर 3,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह को भी ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दबाने को लेकर शिकायतकर्ता अश्वनी मिश्रा से थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल सहित एएसआई देशराज सिंह ने कुल 13,000 रुपए रिश्वत की रकम की मांग की थी, जिसके बाद मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की गई। तब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आज सुबह दोनों को रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मामले पर तुरंत ही पुलिस विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए एसपी नवनीत भसीन ने दोनों ही कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस थमा दिया। दरअसल 2 माह पूर्व गोविंदगढ़ के खंडों में बर्थडे पार्टी करने गए युवक ने मजाक में खुद के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद थाने में युवक ने लूट की घटना होने की जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराई, मगर पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक के साथ लूट की घटना नहीं हुई, बल्कि युवक ने खुद से ही गोली चलाई थी, जिसके बाद उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना था, मगर आर्म्स एक्ट के तहत मामला न दर्ज करने के एवज में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल सहित सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह ने रिश्वत की मांग की, जिस पर आज
13,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते हुए लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दोनों ही आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रस्तुत है लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या शिकायत थी और इसमें एक गोविंदगढ़ थाना का जो एक केस था 2021 का, ये धारा 308, 120 और कुछ वहाँ के आरोप हैं। प्रियांश मिश्रा करके जो है इसमें एक फरियादी हैं, उनको जो है 25-27 आर्म्स एक्ट जो वहाँ का गोविंदगढ़ थाने का केस था उसमें मेमोरेंडम के आधार पर मुलजिम बनाया गया था। तो उस आधार पर थाना प्रभारी द्वारा जो नाम हटाने के लिए उनसे जो है कुछ अननेसेसरी डिमांड की गई थी। तो वो चूँकि आदमी पहले 10,000 रुपये उसने ऐसा बताया फरियादी ने दे चुका था और 10,000 रुपये की और डिमांड की गई थी। उस आधार पर चूँकि वो बहुत परेशान और प्रताड़ित था तो फिर वो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर जो है पूरी जो लोकायुक्त की जो द्वारा कार्रवाई की जाती है उस प्रोसेस को अपनाया गया। उस प्रोसेस में जो है फिर उसकी रिकॉर्डिंग करवाई गई। तो रिकॉर्डिंग में ये पाया गया कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है। उस फरियादी की शिकायत के आधार पर आज सुबह जो है लोकायुक्त रीवा द्वारा जो है थाना प्रभारी गोविंदगढ़ हैं बघेल, जो इंद्रजीत सिंह बघेल, और जो विवेचक हैं उसमें ASI हैं दलजीत सिंह, उन दोनों को जो है 10,000 रुपये और दलजीत सिंह को 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ रीवा लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई जारी है। शिकायतकर्ता कौन है? प्रियांश मिश्रा करके। जनसभा का आयोजन करके बजरंग सेना ने निकाली रैली। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट गेट में बैठे बजरंग सेना के पदाधिकारी। बजरंग सेना के द्वारा आज विवेकानंद पार्क में जनसभा का आयोजन करने के बाद शहर में रैली निकाली गई। बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के नेतृत्व में बजरंग सेना द्वारा निकाली गई रैली शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट पहुंची। आपको बता दें कि बजरंग सेना के पदाधिकारी 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर डॉक्टर एलिया राजा टी किसी अन्य कार्यक्रम के चलते बाहर थे। बजरंग सेना की मांग थी कि वो कलेक्टर के हाथों ही अपना ज्ञापन पत्र सौंपेंगे, जिसके लिए बजरंग सेना के लोग कलेक्टर गेट पर ही कलेक्टर महोदय का इंतजार करते रहे। इस दौरान तहसील हुजूर सहित कई अधिकारियों ने ज्ञापन लेने की कोशिश की, लेकिन बजरंग सेना कलेक्टर के हाथों में ही ज्ञापन सौंपने की बात पर अड़े रहे। बजरंग सेना ने अपने ज्ञापन पत्र में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने सहित जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या है, अतः युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। इस दौरान अपने विभिन्न मुद्दों की बात करने आज बजरंग सेना रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विषय रखा। प्रस्तुत है बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर पटेरिया से प्राप्त जानकारी के अंश। साथ में गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करना। जय श्री हमारी मुख्य मांग है, जो हमारे विंध्य के युवा हैं, जो है यहाँ पर उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें 40% का उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए, फिर बाहर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसका संकल्प है। और देश में गौ रक्षा कानून बनाया जाए, देश को में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज विशाल आम सभा और ये ज्ञापन प्रदर्शन हो रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामशंकर मिश्रा जी और राष्ट्रीय महामंत्री नितिन भैया के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष जी सुधीर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करता हूं कि विंध्य के युवाओं को रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार नहीं दिया गया तो 30 दिन के बाद हम लोग जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर ताला डालने की कार्रवाई शुरू करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग पूरे देश में एक लगातार हम लोग भगवा यात्राएं निकाल कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज आपने देख लिया है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, केरल में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है और जम्मू कश्मीर में क्या दुर्दशा हुई हिंदुओं की। अगर हमारे लिए, अगर हिंदुओं के लिए कोई सुरक्षित जगह है वो भारत देश है। अगर भारत देश ही हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया तो हमारे लिए ये शर्मनाक है।
ये हमारा अधिकार है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान को अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया। इसलिए ये हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं अधिकार मांगते हैं और बजरंग सेना ये अधिकार लेकर रहेगी। सरंगों के डर के साए में पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी ऑफिस, मदद की लगाई गुहार। ग्राम पथराहा पोस्ट ढेरा निवासी दिनेश यादव न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने बताया कि 8 नवंबर को वो अपने घर से मामा के घर जा रहा था। तभी भूपेंद्र पांडे ने अपने साथियों सहित आकर उसे बीच रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज के साथ लाठी डंडे एवं रॉड से मारपीट करने लगा, जिससे उसके सिर एवं पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। फरियादी घटना की शिकायत दर्ज कराने हेतु एसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थी को आरोपी गरों ने धमकी दिया कि यदि रिपोर्ट कराने जाओगे तो जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थी डर व भय के कारण थाने में रिपोर्ट नहीं करा पाया। आज मौका पाकर वह एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी के सामने न्याय की गुहार लगाई। प्रस्तुत है पीड़ित दिनेश यादव से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्राम पथराहा पोस्ट ढेरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या शिकायत क्या है? पहले हमारी गाड़ी में आग लगा दिया गया, जो वो गाड़ी का मैं मऊगंज थाना में रिपोर्ट डाला और थाने में रिपोर्ट डालने के बावजूद ये लोग हमारे ऊपर मारने की धमकी दिए जान से। और परसों की शाम में हमें पा कर के अकेले और ये लोग हमारे साथ वही गाड़ी की वजह से और हमारे साथ हमला कर दिए। कौन लोग हैं, क्या पूरा विवाद? ये इनका नाम है आपका भूपेंद्र पांडे, लाला पांडे और सौखीलाल कोल, नर्मदा कोल, दरोगा कोल, लालू कोल। और किस चीज़ को लेकर के जी विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद यही गाड़ी का विवाद कि तुमने गाड़ी का जलाने के बाद तू रिपोर्ट डाला है मऊगंज में, और जो कि वो मऊगंज का रिपोर्ट भी अभी तक हमारे घर में और कोई जानकारी भी नहीं आई और कोई पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है घर पे। तो गाड़ी किसके घर में खड़ी थी? गाड़ी गोलू पांडे के घर में खड़ी है और गोलू पांडे ही सबसे मेन आरोपी गोलू पांडे हैं और गोलू पांडे ही मेन आरोपी, वो सबको इनको उनके घर में काम करते हैं और काम करने के बाद वो जो बोलते हैं और वही ये सब लोग करके हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। घर में हमारे माँ बहन की गाली, कल हमारे घर में ताला मार रहे थे। मैं उधर ही गांव में छुपा था, रात की बात है, मैं कल पूरा दिन नहीं निकल पाया और परसों की रात नहीं निकल पाया और आज की रात में 9 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला और हमारे ये सब नात रिश्तेदार गए, उनको भी ये गाली दिए और इनको मैं साइड से निकल के और पीछे हो कर के धीरे धीरे से मैं आ गया आप लोगों के पास, यहाँ तक पहुँच गया। अभी तक कोई हमारा जन सुनवाई नहीं हुआ साहब। तो गाड़ी किसकी है जो आग लगी है? वो हमारी गाड़ी है, दिनेश यादव जी। अभी कहाँ, अभी FIR हो गई थाने? FIR थाना में किए हैं सर जी। अभी वो 9वां महीना 18 तारीख की बात है और ये 11वां महीना 18 तारीख आने वाला हो गया, अभी तक कोई उसका निराकरण नहीं हुआ है साहब। SP कार्यालय पहले भी आए थे क्या? SP कार्यालय अभी पहली बार आ रहे हैं साहब। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।